तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। विष्णु पुराण का यह श्लोक आज का जो हमारा विषय है एजुकेशन, उस विद्या की परिभाषा प्रदान करता है। यह 19वें अध्याय का 76वां श्लोक विष्णु पुराण का कहता है कि कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म व्यर्थ का श्रम है, मजदूरी है, आयास आया, प्रयास तो बहुत किए लेकिन निकला कुछ नहीं। आयास आया परम कर्म, बाकी सारे कर्म तो ऐसे है। और जो मुक्त नहीं करती वह विद्या नहीं है। उसको कहा वो तो कारीगरी है। कारीगरी तो वो मैकेनिक के पास रह करके 8वीं फेल भी सीख जाता है। किसी सुतार के साथ, किसी प्लम्बर के साथ 5वीं फेल बच्चे को लगा दो, वो कुछ दिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिल पर पड़े निशान। पत्थर पे भी रस्सी लगातार जाती है तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करते करते सीख जाता है। कारीगरी है। आजकल वो भी एक बहुत बड़ा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के नाम से वह भी एक बड़ा प्रपंच हो गया, लेकिन भारत में उसको विद्या नहीं माना गया। सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज दैट लिबरेट्स, यानी क्या? स्वामी विवेकानंद डिफाइन करते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। और यदि आप व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार, इटिमोलॉजी के अनुसार भी एजुकेशन का अर्थ देखें, अंग्रेजी शब्द का, हम जो थोड़ा सा संस्कृत का जिनको चस्का लग जाता है, संस्कृत में जिनको रस आने लगता है, वो बाद में संस्कृत के नियम सारी भाषाओं को लगाते हैं। तो संस्कृत में शब्द का अर्थ समझना है तो उसके मूल में जाओ, उसकी व्युत्पत्ति में जाओ, उसका निरुक्त लगाओ, कहाँ से शब्द निकला है तोड़ तोड़ करके देखो तो अर्थ समझ में आता है। जैसे विद्या का मूल है विद धातु, विद धातु यानी जानना। जो जानता है, जो ज्ञान देता है वह विद्या। वैसे एजुकेशन का इटिमोलॉजी क्या है? वो लैटिन शब्द से आया है। वो शब्द है एडुकेयर और एडुसियर, और उसका अर्थ होता है ई यानी बाहर निकालो, ड्यूको यानी आगे की ओर ले जाओ, टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग आउट, टू लीड। एजुकेशन का भी अर्थ यही है, अंदर से बाहर निकालना, बाहर से अंदर सिलेबस ठूसना is not education. It is not the amount of information that is injected in your brain which runs right there whole of your life. Swami Vivekananda, I am quoting Swami Vivekananda. That is not education. Education is from within to without, अंदर से बाहर। आज हम एक अत्यंत अद्वितीय, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसी परिस्थिति के मध्य है। गत 100 वर्षों में ऐसी महामारी नहीं आई, और 1918 में जब प्लेग आया था तब ऐसा घरवास नहीं हुआ था। हाँ, घरवास। जैसे राम जी का वनवास वैसे हमारा घरवास। हम भारतीय शिक्षण मंडल में सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, इसलिए लॉकडाउन नहीं कहते। लॉकडाउन में ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से चाबी बंद कर दी हो, और ऐसा तो तभी अच्छा लगता है जब बॉबी पिक्चर के उस गाने की जैसी स्थिति हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वो लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन ये वाला लॉकडाउन तो, लॉकडाउन बोलने से व्यवस्था आएगी तो मनुष्य बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा। और इसलिए जैसी शराब की दुकानें खुल गई, या अभी आज ईद का पर्व है तो उसके लिए कल बाजारों में भीड़ लग गई, क्योंकि विवशता में किसी ने जबरदस्ती बंद करके रखा था तो पहला अवसर मिलते ही बाहर निकलेगा आदमी। किंतु यदि खुद ने लक्ष्मण रेखा बांध रखी है और इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर दिया कि हम इसको घर में रहने का अवसर मान रहे, घरवास,
मेरे जैसा प्रचारक जिसको एक माह में 25 दिन प्रवास करने की आदत है, वो प्रवास छूट गया, घरवास 60 दिन से बैठा हूं कार्यालय में, भारतीय शिक्षण मंडल के केंद्रीय कार्यालय में, शेषाद्री सदन में, लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, लेकिन व्यस्तता पहले से अधिक है, और जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। तो चुनौती को अवसर बनाना और अवसर बना के उसको भुनाना, यह भारतीय दृष्टि है, जीवन दृष्टि। तो ये जब राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले लोग ऐसा करते हैं, ऋषि ऐसा करते हैं, तो वो आदत लग जाती है। और फिर जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, 24 घंटे केवल राष्ट्र का ही चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति हर अवसर में देश का कैसे भला हो इसका विचार करता है। तो वैसा ही विचार करने वाले प्रधान सेवक हमको मिले। प्रधान सेवक ही कहते हैं ना वो अपने आप को। प्रचारक जहां जाकर के बैठ जाए, प्रचारकत्व नहीं छूटता। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठेगा तो भी प्रचारक ही रहेगा, और प्रचारक रहेगा तो हर बात को चुनौती मानेगा, चुनौती को अवसर बना देगा। उन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी को भी अवसर बना दिया, और लोग सहायता के लिए सहायता राशि, राहत राशि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने ऐसे शब्द ही नहीं प्रयोग किए। इट इज नॉट अ बेल आउट पैकेज, उन्होंने शब्द ही नहीं प्रयोग किया बेल आउट पैकेज। उन्होंने इस अद्वितीय स्थिति में, इस संकट में से हमारे राष्ट्र की समूची व्यवस्था को, नॉट जस्ट इकोनॉमी, समूची व्यवस्था को बाहर निकालने के लिए इस अवसर का उपयोग किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह भारत की परंपरा है। जब जब संकट आया तब तब हम अपने अंदर गए, अपनी शक्ति को बाहर निकाला, और अपनी शक्ति को बाहर निकाल के पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर के बाहर निकले। जब जब आक्रमण हुए उसके बाद में हम पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर के बाहर निकले। 1998 में 11 मई को, अभी 7-8-10 दिन पहले गया, वो 11 मई का शक्ति दिन हम सबको याद है। 11 मई 1998 को 11 मई 1998, आजकल के बच्चों को हिंदी के आंकड़े समझ में नहीं आते इसलिए अंग्रेजी भी बता देता हूँ। दुर्दशा है, दासता की मानसिकता है, अपनी भाषा नहीं आती, पराई माँ अपनी लगने लगती है, मासी को माँ कहने लग जाते हैं। मातृभाषा तो माँ है ना, कितनी भी सुंदर हो मासी तो मासी रहेगी भाई। तो अंग्रेजी कितनी भी उपयोगी हो, उपयोग करते रहो, लेकिन सम्मान तो अपनी मातृभाषा को ही देना। तो 11 मई 1998, 11 मई 1998 क्या हुआ था? परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया। भारतीय पूरे रणनीतिक क्षेत्र ने, द स्ट्रेटेजिक फील्ड, भारत का इंटेलिजेंस, भारत की गुप्तचर व्यवस्था, भारत के राजनेता, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के कूटनीतिज्ञ, भारत के डिप्लोमैट्स, इतना सुंदर और समन्वित प्रयास हुआ कि जिस समय दोपहर को 3:30 बजे हमारे उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके पीछे खड़े हुए हमारे मित्र पीएम, विद्यार्थी परिषद के मित्र पीएम प्रमोद महाजन, वो खड़े होकर के दूरदर्शन पे आकर के, जब तक उन्होंने नहीं बताया कि परमाणु विस्फोट हुआ है पोखरण में, CIA और सारे MI-16 सब झक मारते रहे। सारे विश्व के और सैटेलाइट भारत को देख रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। यह अद्भुत टेक्नोलॉजिकल फीट, अचीवमेंट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धि भारत ने प्राप्त की। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। सुपर 305 नाम से प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। जापान, हमारा सबसे करीबी मित्र, सर्वाधिक आर्थिक सहयोग करने वाला जापान ने हिरोशिमा नागासाकी से उभरा नहीं था। परमाणु विस्फोट क्या, हम मदद नहीं करेंगे, सारा मदद बंद कर दिया था। इजराइल छोड़कर के कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं, कोई आर्थिक सहायता देने को तैयार नहीं। और उस समय उन 3 वर्षों में, 1998 से लेकर 2001 तक के 3 वर्षों में भारत ने अद्वितीय आर्थिक विकास किया है। हमारे आंतरिक उद्यमिता बाहर निकली, हमारे उद्योजक बाहर निकले। ये आजकल जिसको MSME कहते हैं, ये छोटे और मझले उद्योगों में अद्भुत और इन्वेस्टमेंट हुआ, पूंजी निवेश हुआ।
और ऐसा अप्रतिम विकास उस समय हुआ है। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी कुछ होंगे तो उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। जब जब संकट आता है भारत अंदर जाता है और आत्मनिर्भर बनता है। आप में से बहुत कम लोगों का, आप में से कुछ का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो उनको याद कैसे रहेगा कि 2001 में बिना हमारे मांगे अमेरिका को प्रतिबंध हटाने पड़े थे। हमको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा था क्योंकि हमने अपनी शक्ति के अंदर अवगाहन किया। आज फिर से संकट है, सारा विश्व परेशान है, सारा विश्व अंदर जाकर के देख रहा है, सारे विश्व को भूमंडलीकरण के चक्र में, ग्लोबलाइजेशन के चक्र में जबरदस्ती डालने वाला अमेरिका आज स्वदेशी की बात कर रहा है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का अगला चुनाव बी अमेरिकन बाय अमेरिकन के नारे पर लड़ा जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि मेरा देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सप्लाई चेन के नाम पर ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट की थी, सारा मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में, थाईलैंड में, ताइवान में, कोरिया में, चाइना में हो रहा था, और अमेरिका में सुई भी उत्पादित नहीं हो रही थी। कंपनी अमेरिका की, प्रोडक्शन एशिया में, और बीपीओ भारत में, सर्विसेज भारत में, सॉफ्टवेयर भारत में बन रहा है, टेलीफोन भारत में लिए जा रहे हैं आधी रात को बीपीओ में, मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में, ताइवान में, थाईलैंड में, और अभी नया नया देश वियतनाम त्रासदी से, युद्ध से बाहर निकला और अभी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ताइवान इतना सा देश, हरियाणा जितना उसका भूभाग है, लेकिन विश्व की तीसरे नंबर की अर्थशक्ति है, जीडीपी में नंबर 3 है, मैन्युफैक्चरिंग के भरोसे। आज अमेरिका कह रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग हमको अपने देश में लाना पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म शुरू हो गया, स्वदेशी की बात शुरू हो गई। इसलिए भारत ने स्वदेशी की बात नहीं की, एक दूरगामी शब्द प्रयोग किया, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रितता नहीं है, आत्मनिर्भरता वैश्विकता है। इसलिए मैं इसको ग्लोबल स्वदेशी कहता हूं। इसलिए मैं इस दृष्टि को, जो निर्मला सीतारामन जी ने इस पूरे सरकार की नई, इस भारतवर्ष की 10,000 वर्ष की दृष्टि, विश्व दृष्टि, उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में सारे विश्व के सामने रखी। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, एमएसएमई के माध्यम से उसको साकार किया। इसलिए आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट, इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंट। हम आत्मवश होना चाहते, अपने हाथ में अपना नियंत्रण लेना चाहिए चाहते, लेकिन आत्ममुग्ध नहीं होना चाहते, अपने आप में सीमित नहीं होना चाहते। आनो भद्र कृतमो यंत्र विश्वता, हमारे द्वार हमेशा से खुले रहे। सारे विश्व को हमने कुटुंब की तरह समेटा है। इसलिए यह वास्तविक सेकंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान से शुरू हुई। यह बेनिवोलेंट ग्लोबलाइजेशन है। दिस इज नॉट कॉम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन, दिस इज कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत अभियान सहकारिता के आधार पर वैश्वीकरण का मार्ग खोलता है। जो मेरे पास है, मेरे लिए आवश्यक है, मैं अपनी आपूर्ति करके सबकी आपूर्ति करूंगा। हाइड्रोक्सीक्विनाइन के बारे में यही काम हुआ ना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन को लेकर के विश्व हमसे भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसी समय हमने कहा कि हम देंगे। लोगों ने कहा तुम अमेरिका को भेज रहे हो, तुम 86 देशों को भेज रहे हो, क्या नाटक है भाई। तो फिर सरकार ने कहा हमारे लिए जितना चाहिए उससे अधिक उत्पादन है। विश्व में जितनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन उत्पन्न होती है 70% भारत में उत्पन्न होती है। इसलिए हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करके दूसरों को देंगे। सेल्फ रिलायंट, दिस इज ग्लोबल स्वदेशी। आत्मनिर्भर भारत का यह अर्थ है। पीपीई किट चाइना से मंगवाने पड़ रहे थे, चाइना में ही तो वायरस है, चाइना का वायरस थोड़ी मंगवाना है। हमने कहा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे यहाँ नहीं पैदा होता था, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस कठिनाई में थी, उस इन्फेक्शन के सामने लड़ने जाना है, और कवच नहीं है। कर्ण के कवच कुंडल वाले देश में क्या है, हमने चमत्कार कर दिया। फरवरी में एक कवच नहीं बनाते थे, आज प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई बना रहे। यह आत्मनिर्भर भारत है।
मैं जानता हूं मेरे लिए विषय शिक्षा दिया है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान में शिक्षा के बारे में केवल 2 बातें कही है, 3 बातें, एक और जोड़ दिया जाए तो। इसलिए उस अभियान में शिक्षा की बात नहीं कर रहे, लेकिन शिक्षा पूरे अभियान का बेस है और यह चल रहा है पिछले 5-6 वर्षों से। शिक्षा दृष्टि बदलने का प्रयत्न चल रहा है। मैकॉले ने अपने पिता को लिखे हुए पत्र में, मेरे को उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, क्यों दुर्जनों को याद किया जाए, इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल में मैंने मैकॉले को दोष देना मना कर दिया। लेकिन केवल हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की विवशता को समझने के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। उस मैकॉले ने अपने पिता को पत्र लिखे हुए पत्र में कहा था, हम एक नौकरों की फौज खड़ी कर देंगे, क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स, जो ब्रिटिश राज की सेवा करेंगे। हमने वही आगे बढ़ाया, इसलिए हमारे यहां आज सर्विस को, नौकरी को अधिक महत्व है, अधिक सम्मान है, स्वरोजगार का सम्मान नहीं। इसलिए जो भी शिक्षा व्यवस्था से निकलता है, ही इज अ जॉब सीकर। वह मांगता है, भीख मांगता है, दे दे बाबा, नौकरी दे दे, किसी ना किसी पैकेज की दे दे। इंजीनियरिंग किया हुआ बीपीओ में बैठ करके टेलीफोन अटेंड कर रहा है, नौकरी चाहिए। खुद के इंजीनियरिंग के नॉलेज का उपयोग नहीं कर रहा, देश की समस्याओं का समाधान देने के लिए खुद का स्वयं का कुछ व्यवसाय शुरू करना, और फिर विभिन्न संस्थाएं परीक्षण करती है और देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का परीक्षण करके कहती है केवल 19%, 20% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है, नौकरी मिल सकती है। यह शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी बन गई। हमने प्रयास किया, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टअप पे के नाम पे प्रयास कर रहे, मुद्रा लोन के नाम पे प्रयास कर रहे, इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन के नाम से नवाचार का विचार, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को मदद करना, एक पूरा वातावरण बदलने के लिए। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब गिवर। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, क्योंकि इस देश में देने वाले को देवता कहते हैं। विद्यार्थी परिषद वाले तो पूर्वोत्तर से सील बहुत वर्षों से कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज का कार्यक्रम, इसलिए उनका जाना आना लगा रहता है। आसाम में आप पूछना, श्री हरि बोरीकर जी को पूछना या आसाम के किसी भी कार्यकर्ता को पूछना, आसाम में पिता को देवता कहते हैं और बड़ी बहन को भाईदेव कहते हैं। मैंने पूछा आसाम के कार्यकर्ता को पिता को देवता क्यों कहते हैं, तो कहे वो फैमिली का प्रोवाइडर होता है, ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग फॉर द फैमिली। परिवार को सब कुछ देता है, परिवार को देने वाला होता है, जो देता है वो देवता। और बिल्कुल सुदूर पश्चिम में, राजस्थान में मैं रहा, 8 वर्ष तक राजस्थान का दायित्व मेरे पास था। मैं राजस्थान में विवेकानंद केंद्र का काम देखता था। वहां राजस्थान में भिखारी के लिए शब्द है मंगता, मांगने वाला। देवता बनाना चाहते हो कि मंगता बनाना चाहते हो? हे राष्ट्र देवतांचे, शिरवाडकर जी कविता लिख करके गए, ये राष्ट्र देवताओं का है, देने वालों का राष्ट्र है। त्याग इस राष्ट्र का मूल मंत्र है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। हमारी शिक्षा इस राष्ट्र के मूल भाव के अनुकूल देने वाले कंट्रीब्यूटर्स पैदा कर रहे या मांगने वाले मंगते भिखारी पैदा कर रहे, देवता बनाने, मंगते बनाने। जॉब गिवर्स और जॉब सीकर्स। आत्मनिर्भर भारत वो दृष्टि परिवर्तन चाहता है। शिक्षा में आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, शिक्षा संस्थान आत्मनिर्भर बनने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह समाज पोषित हो, शासनाभिमुख नहीं हो, शासन निर्भर भी नहीं हो, आत्मनिर्भर हो जाए। हम जितना ले उससे अधिक देने वाले हो जाए। सीओईपी के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग वाले, वर्क डन का फॉर्मूला पता है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है, और बेस्ट इफिशिएंसी फिजिक्स कहता है कि तब होगी जब इनपुट आउटपुट रेशियो 1 हो जाए, बीच में कुछ लॉस हो नहीं, कुछ रेजिस्टेंस नहीं हो, कुछ फ्रिक्शन नहीं हो मैकेनिकल, तो जितना ऊर्जा लेंगे उतनी ऊर्जा बाहर देंगे, तो मशीन की इफिशिएंसी 1 होगी, और 1 होती नहीं।
मनुष्य मशीन नहीं है, जैविक है। इसलिए हमने कहा जितना ले उससे अधिक दे। भारतीय शिक्षण मंडल की प्रत्येक बैठक का समापन इस प्रार्थना से होता है, जो विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना का अंतिम श्लोक है। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम। जीवन में जितना हम ले उससे अधिक देने वाले हम बन जाए। लेट अस बी कॉन्ट्रीब्यूटर एज एन इंडिविजुअल। मैं विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा पूर्ण करके निकलूंगा, मैं जितना समाज से लूंगा उससे अधिक समाज को दूंगा। जो नॉलेज मुझे मिलेगा वैल्यू एडिशन करूंगा, नया रिसर्च करूंगा। रट रट करके जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वैसा का वैसा पढ़ करके वैसा का वैसा परीक्षा में वमन करना नहीं। 100% मार्क्स मिले तो भी इफिशिएंसी बनी है, इनपुट और आउटपुट इक्वल होगा, नहीं चलेगा। परीक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी। इनोवेशन करने वाले को, कुछ नया करने वाले को, कुछ नया तरीका ढूंढने वाले को अंक देने पड़ेंगे अधिक, तब इनपुट से आउटपुट अधिक होगा। भास्कर आचार्य लीलावती को कहते हैं, एक क्षण के 600वें हिस्से से मुहूर्त टल गया, इसलिए लीलावती का विवाह नहीं हो सका। 1000 साल पहले इस देश में समय मापन की यह व्यवस्था थी। ऐसे यंत्र थे, घटिका यंत्र थे, जिसके द्वारा 1 सेकंड का 600वां हिस्सा नापा जा सकता था। और भास्कराचार्य ने वो यंत्र लगाया, मुहूर्त निकाला। इस मुहूर्त पे विवाह हुआ तो ठीक है, नहीं तो विधवा योग है। बेचारी का विवाह टल गया। भास्कराचार्य ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। उसको बैठा करके गणित सिखाया और वो भास्कराचार्य और लीलावती का संवाद लीलावती नाम के गणित के अप्रतिम अद्वितीय ग्रंथ के रूप में उपस्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक वैज्ञानिक, विज्ञान और गणित की शिक्षा में नवाचार करने वाले डॉक्टर आगरकर अपने पुणे के पास में ही रहते हैं, नवी मुंबई में। वो डॉक्टर आगरकर जापान में गए थे, तो जापान में उनके व्याख्यान के बाद में उनको एक पुस्तक भेंट दी गई। और वो पुस्तक भेंट दी गई, वो जापानीज में थी। इनको जापानीज पढ़ना नहीं आता था। देने वाले ने बड़े विनम्रता से कहा, हम आपकी बात आपको दे रहे हैं, ये जापानीज में है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने संस्कृत वाली तो पढ़ी होगी, नहीं तो कम से कम उसका हिंदी या अंग्रेजी में, मराठी में ट्रांसलेशन तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने कहा कौन सी पुस्तक है? वह भास्कराचार्य की लीलावती थी। जापानीज में अनुवाद करके जापान वाले अध्ययन कर रहे, COAP में नहीं पढ़ाते। जबकि वास्तविक गणित वो है। राम सुब्रमण्यम जी का भाषण है BSM भारत के फेसबुक पेज पर। IIT मुंबई के गणित के प्रोफेसर है, जाकर के सुनिए। भास्कराचार्य का वर्णन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से कविता में भास्कराचार्य बताते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो लीलावती को कहते हैं इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सुलझाने के 11 मार्ग मुझे बताए, तू 12वां उपाय बता सकती है क्या? हमारी शिक्षा पद्धति कहती है स्टेप वाइज जो बताया वैसे के वैसा करो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, नंबर 100 में से 100 नहीं। भास्कराचार्य कहते हैं 11 पद्धतियां तो मैंने तेरे को सिखा दी, अब तू अपने नवाचार से, अपनी सृजनशीलता से, अपने नवोन्मेष से, अपने विचार से, अपनी दृष्टि से 12वीं पद्धति निकल। दिस इज पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन। आत्मनिर्भर शिक्षा का यह मूल मंत्र है। यह शिक्षण विधि है जो बदलनी चाहिए प्रत्येक शिक्षक को। और शिक्षक बदले नहीं बदले, हम तो बदल सकते हैं ना। हमको तो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करके देना चाहिए। हमारे रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक डॉक्टर राजेश बिनीवाले। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कल मेरे सामने, हमारे कार्यालय में रहने के लिए आया है दीपांकुर, उसको मेरे सामने उन्होंने गणित दिया कि अपने हार्ट को एक पंप समझो और 5 लीटर रक्त पूरे शरीर की तुम्हारी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसमें वो पहुंचाता है। इस पंप का हॉर्स पावर क्या होगा ढूंढ के निकालो। ये गणित है जीवन का। जीवन का गणित, जीवन का अभियांत्रिकी कब सीखेंगे? शिक्षण विधि बदलनी पड़ेगी। शिक्षण विधि बदले बिना काम नहीं चलेगा। सिलेबस बदल करके केवल काम नहीं चलेगा, विधि बदलनी पड़ेगी। कंटेंट इज नॉट इनफ, पेडागॉजी हैज टू चेंज फॉर आत्मनिर्भर भारत। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? पढ़ना किस लिए?
आज अनपढ़ आदमी ज़्यादा कमाता है भाई। इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग के बाद में एमबीए करता है, और एमबीए करने के बाद में कंठ लंगोट लगा करके, पता है ना सावरकर का शब्द है, लंगोट कहाँ लगाना भूल गए और गले में गांठ बांध ली। गांठ बांध ली इसलिए, गांठ बांधने को अंग्रेजी में टाई कहते हैं, इसलिए टाइंग द नॉट। तो लंगोट की गांठ गलत जगह बांध ली, इसलिए सावरकर उसको कंठ लंगोट कहते थे। तो कंठ लंगोट लगा करके सब्जी बेचता है रिलायंस फ्रेश में। इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, उसके बाद सब्जी बेचता है, 13,000 रुपये महीने की ओपनिंग मिलती है सैलरी। और तुम्हारे घर के बाहर ठेला लेकर के आता है, सब्जी ले लो, कांदा प्याज ले लो, वो प्रतिदिन मिनिमम 1000 से 1200 रुपये कमाता है और खुद की मर्जी का मालिक है। 20 दिन गया तो गया, 25 दिन गया तो गया, आज मूड नहीं है, आज नहीं जाऊंगा, स्वतंत्र है। और उसके बावजूद 25 से 30,000 रुपये कमा लेता है। ये नौकर है, दूसरे के द्वारा 9 बार बताने के बाद करता है, इसलिए नौकर। एक बार बता के करे तो नौकर नहीं होता है। कुछ ज्यादा इफिशिएंस होते हैं तो उनको चाकर कहते हैं, 4 बार बताने से कर लेते हैं तो चाकर। नौकर या चाकर बनकर के 13,000 कमाता है, वो स्वतंत्र होकर के 25-30,000 कमाता है। आज भी इस देश में अनपढ़ पकोड़े वाला ज्यादा कमाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या? शिक्षा दृष्टि दे रही है क्या? शिक्षा ये कंट्रीब्यूशन की दृष्टि दे रही है क्या? क्योंकि विकास का मापदंड बदलना पड़ेगा। आज सारी दुनिया विचार कर रही है, जिनको विकसित कहते थे उन देशों में 1 लाख लोग मर गए अमेरिका में कोविड से। भारत में डिटेक्टेड की संख्या 1 लाख के ऊपर अभी पहुंची है, जिनको इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्टेड की संख्या हमारी 1.5 लाख के लगभग है, और अमेरिका में मरने वालों की संख्या कल 1 लाख हो गई। विकसित देश इटली के पास हेल्थ सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट, सर्वाधिक कोविड का प्रकोप वो झेल रहे। इसलिए विकास की परिभाषा पर विश्व में चिंतन शुरू हो गया। जिसको हम विकास कह रहे हैं वो विकास है क्या? जीडीपी अधिक होना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अधिक होना, उत्पादन अधिक होना, क्या यही केवल मात्र विकास का साधन होगा? नहीं, हमने कहा बदलो इसको, रिसर्च करना पड़ेगा। शिक्षा रिसर्च पर आधारित होनी पड़ेगी, तब दृष्टि देगी। इसलिए हमने कहा ग्रॉस नेशनल कंट्रीब्यूशन को बताओ, समाज को कितना दिया, विश्व को कितना दिया, मनुष्य करके परिवार को क्या दिया, परिवार ने समाज को क्या दिया, समाज ने राष्ट्र को क्या दिया, राष्ट्र ने विश्व को क्या दिया, उस आधार पर विकास का मापन होगा। यह भारत का तरीका है। इसलिए भारत में घर छोड़ने वाला राम आदर्श है, और जबरदस्ती जुआ खेल करके सिंहासन हड़प करने वाला दुर्योधन किसी का नाम नहीं है। दुर्योधन यह भारत की शक्ति है, देना, देवताओं का राष्ट्र। इसलिए यह विश्व को यह दृष्टि देनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन इज द पैरामीटर। यह शिक्षा दे सकती है। हमारे विद्यार्थी कंट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, देने वाले होने चाहिए, कुछ देना चाहिए उन्होंने। योगदान करने वाले हो, दान मांगने वाले नहीं। रिसर्च कब करेंगे? जब ग्रांट मिलेगी, अनुदान मिलेगा। रिसर्च के लिए ग्रांट देना चाहिए सरकार ने, तब काम होगा। नहीं भाई, जगदीश चंद्र बसु को ग्रांट नहीं मिली थी। प्रफुल्ल चंद्र ले पहले स्टार्टअप वाले व्यक्ति थे, बंगाल केमिकल्स की स्थापना की, केमिस्ट्री में पायोनियर उद्योजक, सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा पेटेंट प्रफुल्ल चंद्र रे के पास है। हम कहां प्रफुल्ल चंद्र रे को सिखा रहे हैं अपने विद्यालयों में? हम जगदीश चंद्र बसु के सुपर कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट के लिए, और जहां पर कबाड़ रखा रहता है, उस कबाड़ के कमरे में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाकर के वो अपने स्वयं से यंत्र बनाते हैं, ग्रांट की चिंता नहीं करते। जब बाद में सैलरी भी बंद हो गई, जब उन्होंने कहा गोरों को और भारतीयों को अलग अलग सैलरी देते हम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने सविनय कायदे भंग किया, असहयोग का आंदोलन किया, सैलरी लेना बंद कर दिया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा था, फिजिक्स के प्रयोग कैसे करते? तो उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने त्रिपुरा के राजा को लिखा, और त्रिपुरा के राजा ने जगदीश चंद्र बसु को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए शोध के लिए दिए। अनुदान की चिंता नहीं करते, योगदान देते। ऐसा ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसको मुक्तकरी शिक्षा कहते हैं, जो बंधन से मुक्त हो जाए,
जो स्वयं को बंधा हुआ नहीं कहे, जो स्वावलंबी हो जाए, जो आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसी शिक्षा मुक्त करी शिक्षा है। और ऐसी शिक्षा योग्य व्यक्ति का निर्माण करती है, इसलिए युक्त करी हो जाती है। और जो मुक्त करी और युक्त करी हो, वो अर्थ करी तो अपने आप हो जाती है। वो शिक्षा अर्थ करी भी रहती है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि को बदलना पड़ेगा, शिक्षा के उद्देश्य को बदलना पड़ेगा। किस लिए पढ़ना, किस लिए सीखना? व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास किस लिए भाई? पितामह भीष्म से ज्यादा विकसित कोई है क्या महाभारत में? शरीर, मन, बुद्धि, आत्म तत्व से चतुर्विध विकास, भावनात्मक रूप से क्या शक्तिशाली है। प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता है, लेकिन खड़ा कहां है? व्यक्तिगत चरित्र है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। तो क्या राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं करना पड़ेगा? क्या धर्म दृष्टि का निर्माण नहीं करना पड़ेगा? क्या सामाजिक दृष्टि का निर्माण नहीं करना पड़ेगा? ये चारों उद्देश्य है, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण। शिक्षा को चारों उद्देश्य, उसके बिना शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। व्यक्ति को आत्मनिर्भर करो। हमारे गुरुकुल में बच्चों को कढ़ाई बुनाई भी सिखाते, 64 कलाएं सिखाते हैं ना। उन 64 कलाओं में आप स्वावलंबन की कला है। हमारे बच्चों को आप रुई दे दो तो उस रुई से धागा निकाल करके, वस्त्र बुन करके, काट करके, सील करके पहन देंगे। और अभी लॉकडाउन है तो हमारे कल एक मित्र बता रहे थे, टी शर्ट खरीदने गए तो उस ब्रांडेड टी शर्ट वाली विदेशी कंपनी ने कहा, नो ट्रायल, नो एक्सचेंज, ले जानी हो तो ले जाओ, नहीं तो फूटो। जब स्वावलंबन चला जाता है तब परवश हो जाते हैं। परवश होने से टी शर्ट भी घर आकर के ट्राई की, जब ठीक लगी तो जाकर के 2 और खरीदी। आत्मवश नहीं होते तब परवश होते। आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर। क्यों इतने श्रमिक वहां से आने पड़ते मुंबई, बिहार और बंगाल से? बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी नहीं बनाया। अरे उनका छोड़ो, मुंबई को स्वावलंबी नहीं बनाया। मुंबई आत्मनिर्भर नहीं है, दिल्ली आत्मनिर्भर नहीं, चेन्नई नहीं, बेंगलोर नहीं आत्मनिर्भर। मैं वैश्विक भ्रमण को मना नहीं कर रहा हूं, देशाटन को करना चाहिए, यहां से वहां जाना चाहिए, सारा देश हमारा है, लेकिन मजबूरी में, विवशता में नहीं जाना चाहिए, आनंद से जाना चाहिए। मैं वहां जाके व्यापार करूंगा, मैं वहां जाके नौकरी करूंगा, मैं वहां जाके क्या कुछ नया योगदान दूंगा। सारा देश खुला है तुम्हारे लिए, पर इसलिए नहीं कि मेरे गांव में मैं भूखा रहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे गांव में मुझे खाने को नहीं मिलेगा। गांव आत्मनिर्भर होगा। इसलिए विकेंद्रित विकास, यह आत्मनिर्भर पैकेज वो विकेंद्रित विकास देता है। यह विकेंद्रित विकास की दृष्टि देने की आवश्यकता है, उसके लिए रिसर्च करना, ऐसे किसानों के लिए ऐसे उपकरण उत्पन्न करना, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए देने वाले बनने चाहिए। और ऐसी नीति, ऐसी पद्धति और ऐसा ही पाठ्यवस्तु, ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही पाठ्यवस्तु, ये चारों बातें शिक्षा में चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की नीति, शिक्षा का कंटेंट यानी पाठ्यवस्तु, और शिक्षा की पद्धति यानी पेडागोजी, ये चारों आत्मनिर्भर बनाने वाले होंगे, तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यह आत्मनिर्भरता की शिक्षा दृष्टि है। डिजिटल एजुकेशन का बोलबाला चल रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल उसके बिल्कुल विरोध में नहीं है। शिक्षक डर रहे कि शिक्षक रिप्लेस हो जाएगा, शिक्षक नहीं रिप्लेस होता भाई। वहां भी टेक्नोलॉजी में कोई शिक्षक ही चाहिए जो कंटेंट तैयार करेगा, गुरु तो मार्गदर्शन करेगा ही। इसलिए गुरु को रिडंडेंट होने की या गुरु को अप्रासंगिक, इररिलेवेंट होने का, भय होने का कोई कारण नहीं है। तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग संयम से करना पड़ेगा। तकनीक यह रिप्लेस नहीं कर सकती, कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, पूरक हो सकती है, उसका पर्याय नहीं हो सकती। इससे शिक्षा का पर्याय नहीं, शिक्षा के परिपूरकता के रूप में कंटेंट तैयार करना चुनौती है। क्लास हो रही है, अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा भाषण रिकॉर्ड होकर के आप सुन रहे, किसी हॉल में सुनते और यहां सुन रहे, क्या फर्क है?
वैसे ही क्लासरूम का भाषण रिकॉर्ड करके नेट पे डालना ये डिजिटल कंटेंट नहीं है। उसमें डिजिटल कंटेंट होना चाहिए ना, वीएफएक्स होना चाहिए, उसमें बाहुबली होना चाहिए, उसमें एनिमेशन होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग है। इसलिए हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसलिए भविष्य की शिक्षा में चल रहा था, पिछले 15-20 वर्षों से स्मार्ट क्लासेस आ गई थी। अभी पिछले 5 वर्षों में सरकार ने महाराष्ट्र में सारे जिले में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड दे दिए। किसी कंपनी ने थोप दिए होंगे, वो जो हुआ होगा भगवान जाने, लेकिन स्मार्ट बोर्ड तो ये कंटेंट नहीं है। शिक्षकों को स्मार्ट बोर्ड चलाने का शिक्षण नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। शिक्षकों को स्मार्ट बोर्ड तैयार करने पड़ेंगे। सीओईपी स्मार्ट बोर्ड का डिजाइन भारतीय डिजाइन क्यों नहीं बना सकते? सैटेलाइट बनाया था आप लोगों ने भाई, प्रधानमंत्री जी आए थे देखने को और वो सैटेलाइट छोड़ा था इसरो ने। जब आप सैटेलाइट बना सकते हैं तो आपके पास के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल के लिए आप स्मार्ट बोर्ड नहीं बना सकते, आप डिजिटल कंटेंट नहीं बना सकते? क्यों हमारे भारतीय पुस्तकों में विदेशी बच्चों के चित्र वाला डिजिटल कंटेंट हो? प्रिंटेड कंटेंट भी वैसा ही, वो ब्राउन और ब्लॉन्ड बालों वाले दिखते हैं क्या भारत में ऐसे बच्चे? वो गाय, वो भी विदेशी गाय, चित्र गाय का, विदेशी गाय का चित्र भारतीय डिजिटल कंटेंट में क्यों? हम हमारा कंटेंट बनाए। इसलिए ये शिक्षा क्षेत्र की चुनौती है, हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। बहुत बड़े प्रमाण में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये जो श्रमिक वापस चले गए उसमें से 60% वापस नहीं आए, तो जो ऑटोमाइजेशन, जो स्वचालीकरण 1995 में विश्व में हो गया और भारत उससे अछूता रह गया इस साम्यवाद की बीमारी के कारण। इस नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट ने नहीं बनने दिया भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। स्वचालित यंत्र से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए इतने करोड़ों श्रमिक आने पड़ते। आज ये श्रमिक वापस नहीं आएंगे तो झक मार के विवशता से ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा। 2 काम करने पड़ेंगे, शहरों में ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा, गांवों में श्रम देना पड़ेगा। इसलिए छोटे स्थानों पर इंडस्ट्री ले जानी पड़ेगी, इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। पर आप जैसे विद्यार्थी ऑटोमाइजेशन में, मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम का ऑटोमाइजेशन, इसको लेकर के सेंसर्स का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते, थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके, और हम ऑटोमाइजेशन का एक नया युग भारत में शुरू कर सकते हैं। आत्मनिर्भर ऑटोमाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत। इसलिए शिक्षा दृष्टि बदलनी पड़ेगी, शोध दृष्टि बदलनी पड़ेगी, शिक्षण विधि की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। यह आत्मनिर्भरता बचपन से आनी पड़ेगी। जापान के बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, समय पालन सिखाया जाता है, विनम्रता सिखाई जाती है, और वैसे आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। शिक्षा का अंग है। जापान के विद्यालयों में, स्कूलों में सफाई कर्मी नहीं होते, सफाई के श्रमिक नहीं होते। सारे बच्चे और शिक्षक मिलकर के परिसर को साफ सुथरा रखते हैं। शौचालय भी शिक्षक और मित्र मिलकर के करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है, आजकल वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर, हमारे मित्र भीलवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, माणिक्यलाल वर्मा जी के नाम के, एमएलवी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज है भीलवाड़ा में, राजस्थान में, सरकारी कॉलेज है बड़ा। उन्होंने वहाँ पर, जब वो इंचार्ज थे, उनके स्टूडेंट क्लब के इंचार्ज थे, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया और कहे दिवाली में घर की पुताई करते हैं, कॉलेज की पुताई हम कर देते हैं। विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से श्रमदान करके, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने कॉलेज की पूरी पुताई कर दी, कलरिंग कर दिया। आप कल्पना करो, जिस विद्यार्थी ने अपने हाथ से उस दीवार को पूता हो, उस दीवार के ऊपर पेन से लिखेगा क्या? वो बादाम हार्ट का चिन्ह बनाएगा क्या? फलाना ढिकाना करेगा क्या? जब खुद के हाथ से पूता है, अपना विद्यालय, अपना महाविद्यालय हो जाएगा। ये आत्मनिर्भरता के प्रयोग, सरकार पॉलिसी थोड़ी बनाएगी, ये प्रयोग तो एक शिक्षक ने कर दिए। आज वो शिक्षक पीएमओ में प्रधानमंत्री का ओएसडी बना बैठा है।
लेकिन उसके आत्मनिर्भरता की दृष्टि उसके शिक्षकत्व में एक शिक्षक की आत्मनिर्भर दृष्टि है जो आज पूरे भारत को दृष्टि दे रही है। क्या हम ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर सकते हैं? मैं आपके COEP में भाषण देने आता तो उस दिन जितने लोग हॉल में बैठे होते वही भाषण सुनते। अब तो ये आपके फेसबुक पेज पर पड़ा रहेगा, हमारे भारतीय शिक्षण मंडल वालों ने शेयर किया होगा तो उस फेसबुक पेज पे भी पड़ा रहेगा और बाद में भी लोग देख सकेंगे। इसलिए इस तकनीक का जो उपयोग हो रहा है, जिसके द्वारा आत्मनिर्भरता को हम सीख रहे, सच्चे अर्थ में व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हम आत्मनिर्भर बने, ऐसा स्वदेशी का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस भारत ने सारे विश्व के कल्याण की कामना की। इस राष्ट्र के ऋषियों ने भद्रम इच्छन्त ऋषि, सारे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने तपसे दुरग्रे, अत्यंत उग्र तप किया। ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम, यह अथर्ववेद कहता है, यह इस राष्ट्र के जन्म की कथा है। जब ऋषियों ने तप किया तब यह राष्ट्र ने बल और ओज प्राप्त किया था। आज फिर एक बार राष्ट्र ऋषियों के तप की और विश्व के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है। यह भारत विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है। एकमात्र धर्म ऐसा है, एकमात्र उपासना पद्धति, एकमात्र संस्कृति, एकमात्र राष्ट्र जो ये नहीं कहता कि केवल मेरे लोगों का भला हो। वो ये नहीं कहता सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, नहीं कहता हिंदू। वो ये भी नहीं कहता सर्वे मानवा भवन्तु सुखिना। वो तो कृमि, कीटक, पशु, पक्षी, वनस्पति, सृष्टि सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना नहीं कहता, सर्वे भवन्तु सुखिना, विश्व का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारे मंदिरों में रोज ये प्रार्थना होती है। उसी प्रार्थना से अपने इस सत्र का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।